हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपिक स्टडी। मैं हूं अंकित। हमने टॉपिक किया था उत्प्रेरक। आज उसी टॉपिक के हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस एमसीक्यूज वाली वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपका इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं बचेगा और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले जिसने पिछली वीडियो जो कंसेप्ट वाली वीडियो है वो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लो, जिसके बाद में आपके लिए ये एमसीक्यू करने बहुत ही आसान हो जाएंगे। देखो, 2 मिनट में एक बार फिर से उत्प्रेरक के कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है और किस काम आता है। देखो, कोई भी अभिक्रिया शुरू होती है तो अभिक्रिया को शुरू करने वाले होते हैं अभिकारक। अभिकारक है वो अभिक्रिया को शुरू करते हैं और कोई भी अभिक्रिया है उसके अंत में बनते हैं उत्पाद। ठीक है, अभिक्रिया को शुरू करने वाले होते हैं अभिकारक, अभिक्रिया के लास्ट में बनते हैं उत्पाद। जैसे ए और बी ये अभिकारक हैं, ये मिलकर सी और डी जैसे उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया को शुरू करने वाले हो गए अभिकारक, अभिक्रिया के अंत में बनने वाले हो गए उत्पाद। ठीक है, तो देखो उत्प्रेरक का क्या काम है। उत्प्रेरक का काम है इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना या इस अभिक्रिया की गति को कम कर देना। उत्प्रेरक का मेन काम यही है, मतलब अभिक्रिया के वेग को बदल देना। मतलब अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं उत्प्रेरक की सहायता से और अभिक्रिया के वेग को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन देखो। उत्प्रेरक का कार्य होता है अभिक्रिया की दिशा बदलना। दिशा बदलने का तो मतलब हो गया, अगर पहले अभिक्रिया ए प्लस बी से सी प्लस डी की तरफ जा रही थी, मतलब आगे जा रही थी, अगर इसमें उत्प्रेरक मिला दें तो क्या वो पीछे आ जाएगी? मतलब ये तो गलत हो गया। दूसरा, अभिक्रिया का वेग बदलना, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग यानी कि स्पीड को बढ़ा सकते हैं और स्पीड को घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, अभिक्रिया का उत्पाद बदलना। मतलब कोई भी यहाँ पर उत्प्रेरक मिला दिया तो क्या अभिक्रिया का उत्पाद बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। जैसे अगर बिना उत्प्रेरक ए प्लस बी क्रिया करेंगे तो भी सी प्लस डी ही बनेगा। ठीक है, अगर इसके अंदर उत्प्रेरक मिला दें तो भी सी प्लस डी ही बनेगा। उत्प्रेरक का मेन काम क्या होता है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देना या अभिक्रिया के वेग को कम कर देना। मतलब उत्प्रेरक सिर्फ और सिर्फ स्पीड को चेंज करता है और उत्प्रेरक का कोई काम नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, घटा देता है या बदल देता है। तो देखो, उत्प्रेरक दोनों काम कर सकता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बदल देता है, मतलब परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता है। तो सही आंसर है उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बदल देता है। देखो तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिक्रिया में उत्प्रेरक की मात्रा घट जाती है, बढ़ जाती है या उतनी ही रहती है। देखो, उत्प्रेरक का एक ही काम बताया है कि अभिक्रिया की गति को बढ़ाना या अभिक्रिया की गति को कम करना। तो देखो, अगर अभिक्रिया के शुरू में हमने 5 ग्राम उत्प्रेरक मिलाया है, ठीक है, शुरू में 5 ग्राम उत्प्रेरक मिलाया है अभिकारकों के साथ में, तो अभिक्रिया के बाद में उत्पाद के साथ में वो उत्प्रेरक 5 ग्राम ही प्राप्त होगा। मतलब उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब उत्प्रेरक की मात्रा अभिक्रिया के बाद में उतनी ही रहती है। देखो चौथा क्वेश्चन है, असत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब हो गया विशेष। देखो, उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं, कहने का मतलब है कि हर एक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक विशेष होते हैं। मतलब एक अभिक्रिया है, जैसे ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है। ठीक है, इसमें अगर कोई उत्प्रेरक मान लो पी है, ठीक है, तो ये पी उत्प्रेरक बाकी सभी अभिक्रियाओं के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कोई और अभिक्रिया है ई प्लस एफ से बन के जी बन रहा है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये P ऊपर वाली अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि इस अभिक्रिया में भी ये P नीचे वाली अभिक्रिया के वेग को भी बढ़ा देगा। कहने का मतलब ये है कि उत्प्रेरक विशिष्ट होते हैं, मतलब विशेष होते हैं। केवल एक अभिक्रिया के लिए अलग उत्प्रेरक, दूसरी अभिक्रिया के लिए अलग उत्प्रेरक, मतलब हर एक अभिक्रिया के लिए एक विशेष उत्प्रेरक होता है।
ठीक है, तो ये तो बात सही होगी। दूसरा ऑप्शन है उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा उपयोग में ली जाती है, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि उत्प्रेरक बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाता है, जैसे 1 ग्राम मिला दिया या उससे भी कम, ठीक है, तो उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हो गया उत्प्रेरक निश्चित ताप पर ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। निश्चित ताप मतलब उत्प्रेरक, कोई उत्प्रेरक है मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है, अभिक्रिया में अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको काम कराना है या अभिक्रिया में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो उसी उत्प्रेरक को डाल दिया जाता है, ठीक है, तो उतनी दक्षता से या उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पर उत्प्रेरक ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, ये भी बात सही है, मतलब उत्प्रेरक को काम करने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए। लास्ट ऑप्शन है कि अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक की मात्रा कम हो जाती है। देखो ये गलत हो गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक की मात्रा चेंज नहीं होती। अगर अभिक्रिया के शुरू में उत्प्रेरक 5 ग्राम में मिलाया है तो अभिक्रिया के बाद में भी उत्प्रेरक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक खुद में परिवर्तन नहीं करता, उत्प्रेरक सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है, ठीक है, तो उत्प्रेरक की मात्रा कम होने का तो सवाल ही नहीं, ठीक है, तो उत्प्रेरक की मात्रा उतनी ही रहती है, मतलब ये ऑप्शन इसका गलत हो गया। अगला है असत्य कथन पहचानना। इसमें भी देखो पहला है अभिकारक अभिक्रिया को शुरू करते हैं, अभिकारक अभिक्रिया को शुरू करते हैं, ये बात बिल्कुल सही कही है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के शुरू में होते हैं अभिकारक, अभिक्रिया के अंत में बनते हैं उत्पाद। मतलब अभिकारक अभिक्रिया को शुरू करते हैं, उत्पाद अभिक्रिया के अंत में बनते हैं, और उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं या उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। देखो उत्पाद अभिक्रिया के अंत में प्राप्त होते हैं, ये भी बात सही है। तीसरा उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, ये भी सही है। बदलना का मतलब हो गया उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसमें तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चौथा ऑप्शन देखो सभी असत्य हैं, ये गलत हो गया, क्योंकि सभी ऑप्शन असत्य नहीं है, सभी ऑप्शन सत्य हैं, ठीक है। चौथा मतलब छठा क्वेश्चन, उत्प्रेरक की खोज किसने की, ठीक है, तो उत्प्रेरक की खोज की बर्जीलियस ने, ठीक है। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ याद करना है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की, बर्जीलियस ने। अगला क्वेश्चन देखो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए सत्य कथन। पहले असत्य पहचानने थे, यहाँ पर सत्य कथन देखना है। उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखो पहले कौन सी होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो रिएक्शन दोनों साइड चले, दोनों साइड का मतलब हो गया कि अभिकारक से उत्पाद बन जाए, ठीक है, फिर वापस उत्पाद से अभिकारक बन जाए, वो होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो आगे चलने वाली अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं अग्र अभिक्रिया। आगे चलने वाली मतलब अभिकारक से उत्पाद बनने वाली अभिक्रिया है, वो तो हो गई अग्र अभिक्रिया। जो पीछे चलने वाली अभिक्रिया मतलब जो उत्पाद से अभिकारक बनने वाली अभिक्रिया है उसे कहते हैं प्रतीप या पश्च अभिक्रिया, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया के वेग को ज़्यादा बढ़ाते हैं, मतलब उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया के वेग को ज़्यादा बढ़ाते हैं, पहला ऑप्शन ये गलत है। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ठीक है, उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया के वेग को उतना ही बढ़ाएगा जितना पीछे आने वाली अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता है, मतलब दोनों अभिक्रिया पर एक जैसा कार्य करता है उत्प्रेरक। तो पहला ऑप्शन है कि उत्प्रेरक अग्र अभिक्रिया के वेग को ज़्यादा बढ़ाते हैं, ये हो गया गलत। दूसरा उत्प्रेरक प्रतीप अभिक्रिया, प्रतीप मतलब पीछे आने वाली अभिक्रिया, मतलब उत्पाद से अभिकारक बनने वाली अभिक्रिया, इसके वेग को ज़्यादा बढ़ाते हैं, ये भी गलत हो गया। तीसरा उत्प्रेरक दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्यों? क्योंकि जितना अग्र अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या घटाता है उतना ही पीछे आने वाली अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा या घटाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार हैं। देखो भौतिक अवस्था मैंने बताई थी पिछली वीडियो में कौन कौन सी होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, ठीक है। देखो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक का प्रकार कौन से हैं, देखो समांगी उत्प्रेरक, ये भी भौतिक अवस्था के आधार पर है, विषमांगी उत्प्रेरक, ये भी भौतिक अवस्था के आधार पर है, दोनों,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। देखो समझो कैसे होता है। समांगी उत्प्रेरक में अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक, मतलब समांगी उत्प्रेरक में अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की ही अवस्था समान होती है, इसलिए इसे कहते हैं समांगी उत्प्रेरक। जैसे अगर अभिकारक गैस वाला है तो उत्पाद भी गैस वाला और उत्प्रेरक भी गैस वाला, तो उसे कहते हैं समांगी उत्प्रेरक। अगर अभिकारक द्रव है मतलब लिक्विड है, उत्पाद भी लिक्विड है, उत्प्रेरक भी लिक्विड है मतलब द्रव है, ठीक है, तो वो हो जाएगा समांगी उत्प्रेरक। क्यों? क्योंकि तीनों की ही भौतिक अवस्था समान है, तो उसे कहेंगे समांगी उत्प्रेरक, ठीक है। विषमांगी उत्प्रेरक किसे कहेंगे? जब तीनों में से किसी एक की भी अलग होगी। जैसे अगर देखो, अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों गैस हैं, ठीक है, पर उत्प्रेरक है ये ठोस हो गया, मान लो उत्प्रेरक सॉलिड मतलब ठोस है, यहाँ पर उत्प्रेरक है वो ठोस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद दोनों की अवस्था समान है, पर उत्प्रेरक की अवस्था अलग होगी। जहाँ पर तीनों की अवस्था एक जैसी हो तो वहाँ पर होता है समांगी उत्प्रेरण, ठीक है। जहाँ पर तीनों में से किसी एक की भी अलग होगी तो हो जाएगा विषमांगी उत्प्रेरक। ये किसके आधार पर है? भौतिक अवस्था, मतलब ठोस, द्रव और गैस के आधार पर बता रखा है, ठीक है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। समांगी उत्प्रेरक में तो अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की अवस्था समान होती है, और विषमांगी उत्प्रेरक में तीनों की अवस्था समान नहीं होती। देखो अगला क्वेश्चन है, समांगी उत्प्रेरण में किस किस की भौतिक अवस्थाएं समान होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है अभिकारक की, दूसरा ऑप्शन है उत्पाद की, तीसरा है उत्प्रेरक की। हमने अभी देखा है कि तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होनी चाहिए, अभिकारक की भी, उत्प्रेरक की भी और उत्पाद की। तीनों की अगर भौतिक अवस्था समान है तो वो होगा समांगी उत्प्रेरक, अगर तीनों की समान नहीं है तो वो होगा विषमांगी उत्प्रेरक, मतलब सभी की, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 1 समांगी उत्प्रेरक का, ऑप्शन नंबर 2 विषमांगी का, ऑप्शन नंबर 3 स्वतः उत्प्रेरण का, ऑप्शन नंबर 4 जैव उत्प्रेरण का। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये हो गए अभिकारक। क्यों? जो अभिक्रिया के शुरू में होते हैं वो होते हैं अभिकारक, जो अभिक्रिया के लास्ट में बनते हैं वो होते हैं उत्पाद, जो बीच में होता है वो होता है उत्प्रेरक। देखो यहाँ पर पहला अभिकारक है नाइट्रोजन, वो गैसीय अवस्था में है, दूसरा अभिकारक है हाइड्रोजन, वो भी गैसीय अवस्था में है, उत्पाद है वो भी गैसीय अवस्था में है, ठीक है। मतलब अभिकारक और उत्पाद तो गैसीय अवस्था में है, पर जो उत्प्रेरक है वो गैसीय अवस्था में नहीं है, वो है ठोस अवस्था में। मतलब सभी की भौतिक अवस्था समान नहीं है। अगर सभी की भौतिक अवस्था समान होती तो होता समांगी उत्प्रेरक, अगर सभी की भौतिक अवस्था समान नहीं है तो वो हो जाएगा विषमांगी उत्प्रेरण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक का प्रकार नहीं है। पहले हमने किसके आधार पर पढ़ा था? भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। अब देखो क्रिया के आधार पर कौन सा है? पहला है धनात्मक उत्प्रेरक, मतलब वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। धनात्मक मतलब प्लस में, मतलब ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है वो होता है धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। और ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है या कम कर देता है उसे कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। मतलब ये क्रिया के आधार पर बता रखा है, ठीक है। उत्प्रेरक पहला धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम करता है। तीसरा देखो समांगी उत्प्रेरक, हमने पढ़ा था समांगी और विषमांगी ये किसके आधार पर है? भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक दो प्रकार के हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। मतलब ये समांगी उत्प्रेरक है ये भौतिक अवस्था के आधार पर है, तो ये क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक का प्रकार नहीं है। देखो अगला, भोजन का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं वो किस एंजाइम होते हैं वो किस उत्प्रेरक के उदाहरण हैं? ठीक है, देखो धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक या विषमांगी उत्प्रेरक। देखो जैव उत्प्रेरक का मतलब हो गया कि जीवों के अंदर,
ठीक है। जीवों के अंदर जो भी अभिक्रिया हो रही है उसके वेग को बढ़ाने वाले, जैसे हम भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन करते हैं तो पाचन की गति को बढ़ाने वाला जो उत्प्रेरक है उसे क्या कहेंगे, जैव उत्प्रेरक। क्यों? क्योंकि वो जीवों के अंदर होने वाली अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जैव उत्प्रेरक का दूसरा नाम क्या है? एंजाइम, ठीक है। जैव उत्प्रेरक का दूसरा नाम है एंजाइम। तो एंजाइम को क्या कहेंगे? जैव उत्प्रेरक। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर होने वाली अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो ये पाचन के वेग को या पाचन की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगला उत्प्रेरण, वह उत्प्रेरक जिसमें उत्पाद ही उत्प्रेरक होता है। कहने का मतलब है अगर कोई अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारक से क्या बनेगा? उत्पाद, ठीक है। अगर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना है तो या घटाना है तो इसमें ऊपर से क्या डालेंगे? उत्प्रेरक, ठीक है। पर एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें उत्प्रेरक डालने की जरूरत नहीं होती वेग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है? वो होती है स्वतः उत्प्रेरण। स्वतः का मतलब होता है अपने आप, ठीक है, अपने आप। कैसे? कि जहाँ पर यहाँ इस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनेगा, मतलब जैसे अभिकारक है A+B, उत्पाद बन रहे हैं मान लो C+D, तो यहाँ पर कोई भी उत्पाद है वही उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करता है, उत्पाद ही उत्प्रेरक होता है। कहने का मतलब यहाँ पर C उत्पाद है वही उत्प्रेरक का काम करेगा और वो C है वही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। मतलब ऊपर से अलग से उत्प्रेरक डालने की इसमें जरूरत नहीं होती। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं स्वतः उत्प्रेरण, और जो उत्प्रेरक इसके अंदर काम करता है उसे कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक, ठीक है। मतलब स्वतः उत्प्रेरक में उत्पाद ही उत्प्रेरक होता है, ऊपर से अलग से उत्प्रेरक डालने की जरूरत नहीं रहती। देखो अगला क्वेश्चन है H2O2। H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संग्रहण। संग्रहण मतलब इसको रखने के लिए, जैसे इसको किसी बोतल में डालकर रखने के लिए, मतलब संग्रहण करना है इसका, ठीक है। संग्रहण करते समय कौन सा इसमें उत्प्रेरक मिलाते हैं, मतलब इसके बोतल के अंदर कौन सा उत्प्रेरक मिलाते हैं जिससे ये जल्दी से खराब नहीं है। देखो यहाँ पर आपको अभिक्रिया याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन सीधा ऐसे आएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2 के संग्रहण करते समय इसमें कौन सी चीज मिलाई जाती है जिससे ये जल्दी से खराब ना हो, ठीक है, मतलब लंबे समय तक चले। तो यहाँ पर मिलाया जाता है ग्लिसरॉल नाम का उत्प्रेरक, ठीक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संग्रहण करते समय कौन सा उत्प्रेरक मिलाया जाता है? ग्लिसरॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का संग्रहण मतलब रखने के लिए, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक शीशी में बंद करके रखा था, ठीक है, उसी प्रकार क्लोरोफॉर्म को भी एक बोतल में बंद करके रखेंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड खराब ना हो इसके लिए उसमें क्या मिलाया था? ग्लिसरॉल। तो क्लोरोफॉर्म खराब ना हो इसके लिए इसमें क्या मिलाएंगे? एथेनॉल। क्या मिलाएंगे? एथेनॉल। एथेनॉल जिसे क्या कहते हैं? एल्कोहल या शराब, ठीक है, इसमें थोड़ा सा एथेनॉल मिला देंगे जिससे ये क्लोरोफॉर्म खराब नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का संग्रहण करने के लिए क्या मिलाया? ग्लिसरॉल। और क्लोरोफॉर्म का संग्रहण करने के लिए इसमें क्या मिलाया? शराब या एथेनॉल। अगला क्वेश्चन है वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, मतलब उत्प्रेरक के साथ ही होते हैं। कैसे? जैसे एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, ठीक है, हमें अभिक्रिया की गति को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए इसमें उत्प्रेरक मिलाएंगे, ठीक है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, ठीक है, पर हमें अभिक्रिया के वेग को और ज़्यादा बढ़ाना है तो वो काम कौन करेगा? उत्प्रेरक वर्धक। उसका नाम होगा उत्प्रेरक वर्धक। मतलब जो उत्प्रेरक की सहायता करेगा उसे कहेंगे उत्प्रेरक वर्धक। अगर उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है तो उसमें अगर उत्प्रेरक वर्धक मिलाएंगे तो अभिक्रिया के वेग को और ज़्यादा बढ़ा देगा। मतलब उत्प्रेरक वर्धक को आप ऐसे मिनी उत्प्रेरक मान सकते हैं, ठीक है। अगर उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है तो उत्प्रेरक वर्धक है वो भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। अगर उत्प्रेरक है
वो अभिक्रिया के वेग को कम कर रहा है, तो उत्प्रेरक वर्धक है वो भी अभिक्रिया के वेग को कम करेगा। मतलब जिस दिशा में उत्प्रेरक काम करेगा उसी दिशा में उत्प्रेरक वर्धक काम करेगा। मतलब उत्प्रेरक वर्धक है वो उत्प्रेरक का एक तरीके से मित्र कह सकते हैं या साथी। ठीक है, इसके बाद में अगला है, देखो 16वां क्वेश्चन कर रहे थे, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। क्रियाशीलता मतलब उत्प्रेरक के काम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, मतलब उत्प्रेरक का साथ देते हैं, तो वे पदार्थ होंगे उत्प्रेरक वर्धक। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। क्रियाशीलता को कम कर देते हैं मतलब कि उत्प्रेरक के काम करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, मतलब उत्प्रेरक को काम करने नहीं देते, तो उन्हें कहेंगे उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष ये देखो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अगर कोई उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, अगर उसमें उत्प्रेरक विष मिला देंगे तो वो उसका उल्टा काम करेगा, तो वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने नहीं देगा। ठीक है, मतलब उसके अभिक्रिया के वेग के बढ़ने की स्पीड को थोड़ा कम कर देगा। अगर उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया की स्पीड को घटाना चाहता है और अगर उसमें उत्प्रेरक विष मिला दिया तो वो अभिक्रिया के वेग को घटाने नहीं देगा। मतलब जो काम उत्प्रेरक करेगा उसका उल्टा चलेगा उत्प्रेरक विष, और उत्प्रेरक वर्धक है वो उत्प्रेरक की सहायता करने वाले होते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं वो तो हो गए उत्प्रेरक वर्धक, और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं वो हो गए उत्प्रेरक विष। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हेबर विधि से अमोनिया बनाते समय कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है। देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो विधि का नाम याद रखना है कि किस विधि से क्या बनाया जाता है। ठीक है, तो जो ये अमोनिया बनाने वाली विधि है इस विधि का नाम है हेबर विधि। ये फॉर्मूला है अमोनिया का, अमोनिया मतलब NH3। अगर NH3 आए तो अमोनिया, ठीक है, अगर NH4 पॉजिटिव आए तो अमोनियम। ठीक है, पर यहाँ हमें क्या याद रखना है कि NH3 क्या होता है, अमोनिया। कौन सी विधि से बनाया जाता है, हेबर विधि से। अमोनिया बनाते समय उत्प्रेरक कौन सा लिया जाता है, ठीक है, उत्प्रेरक कौन सा लिया जाता है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक हो गया Fe या आयरन। मतलब हेबर विधि से जब अमोनिया बनाते हैं, ठीक है, तो उत्प्रेरक कौन सा लिया जाता है, आयरन। क्या क्या याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है कि अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है, हेबर विधि, या हेबर विधि से क्या बनाया जाता है, अमोनिया, और वहां पर उत्प्रेरक कौन सा काम आता है, Fe या आयरन का। देखो अगला क्वेश्चन है, हेबर विधि से अमोनिया बनाते समय उत्प्रेरक वर्धक मतलब उत्प्रेरक का साथी। ठीक है, उत्प्रेरक का साथी कौन सा होगा, ये विधि हेबर विधि में, इस विधि में उत्प्रेरक का साथी कौन सा होगा, तो यहाँ पर उत्प्रेरक का साथी होगा MO मतलब मोलिब्डेनम। ठीक है, हेबर विधि से अमोनिया बनाते समय उत्प्रेरक वर्धक कौन सा होता है, मोलिब्डेनम। कहने का मतलब अगर यहाँ पर Fe अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है तो अगर इसके साथ मोलिब्डेनम भी मिला दें तो वो अभिक्रिया के वेग को और ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, मतलब उत्प्रेरक वर्धक का काम होता है उत्प्रेरक का साथ देना। देखो अगला क्वेश्चन है, हेबर विधि से अमोनिया बनाते समय उत्प्रेरक के विष का काम कौन करता है। ठीक है, तो मोलिब्डेनम तो हो गया उत्प्रेरक वर्धक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर CO2 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि डाई का मतलब होता है दो, ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक। देखो हेबर विधि से अमोनिया बनाते समय उत्प्रेरक विष कौन सा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्प्रेरक वर्धक कौन सा होगा, मोलिब्डेनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली अभिक्रिया। वनस्पति तेल है उससे क्या बनाना है, वनस्पति घी, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण। इसे हाइड्रोजनीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ती है। देखो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हाइड्रोजनीकरण। पूछ क्या रखा है कि इसमें उत्प्रेरक, देखो हमें सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक याद रखने हैं, पूरी की पूरी रिएक्शन को याद नहीं करना। ठीक है, तो ये देखो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है इसमें उत्प्रेरक कौन सा होता है, NI मतलब
निकल उत्प्रेरक होता है उसमें। देखो ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ा कैसे, देखो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो आ गया यहाँ पर, ये देखो, दूसरा हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर, ये देखो, ठीक है। अभी हमें अभिक्रिया याद नहीं करनी है, क्योंकि अभिक्रिया की बात हम हाइड्रोकार्बन लेसन में करेंगे और वहां पर आपको सारी की सारी अभिक्रिया बनानी बता दूंगा, ठीक है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ उत्प्रेरक याद करने हैं, ठीक है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन सा होता है, निकल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निकल। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक वर्धक का काम कौन करता है। उत्प्रेरक वर्धक मतलब उत्प्रेरक का साथी। किस अभिक्रिया में, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली अभिक्रिया में उत्प्रेरक का साथी होता है कॉपर। कॉपर मतलब Cu, ठीक है। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पहले हेबर विधि में याद रखे थे कि हेबर विधि में उत्प्रेरक होता है Fe, उत्प्रेरक क्या, उत्प्रेरक वर्धक मतलब उत्प्रेरक का साथी होता है मोलिब्डेनम, उत्प्रेरक विष होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है निकल और उत्प्रेरक का साथ देने वाला होता है कॉपर। अगली अभिक्रिया है एथेनॉल के ऑक्सीकरण से। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। जैसे हाइड्रोजनीकरण देखा, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, उसी प्रकार ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन सा है, तो यहाँ पर सिर्फ उत्प्रेरक ही याद रखने हैं, ठीक है। ये रिएक्शन हम सारी बाद में करेंगे। देखो तो यहाँ पर 2 उत्प्रेरक हैं, एक तो क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4, KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसे लाल दवा भी कहते हैं, ठीक है, पानी को शुद्ध करने के काम में ली जाती है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा है अम्लीय K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों ही इसमें उत्प्रेरक के रूप में काम लिए जाते हैं। एथेनॉल के निर्जलीकरण, निर्जलीकरण मतलब जल निकलना, निर्जलीकरण मतलब जल निकलना। देखो इस अभिक्रिया में जल निकल रहा है, मतलब ये निर्जलीकरण है। एथेनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनती है। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन सा है, H2SO4। ये सारी की सारी रिएक्शन जो मैंने लिखी है सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक हो गया H2SO4। देखो इसमें जल निकला कैसे, यहाँ से OH निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो बचा क्या, CH2, यहाँ से OH निकला तो बचा क्या, CH2। ये H और OH मिलके क्या बन गए, H2O, मिलके क्या बन गए, H2O। देखो हमें याद क्या रखना है कि इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन सा है, H2SO4, या इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक का तेजाब भी कहा जाता है इसे, या अम्लों का राजा भी। देखो कौन सा उत्प्रेरक पोटेशियम क्लोरेट के तापीय अपघटन की गति को बढ़ा देता है। ये है पोटेशियम क्लोरेट। तापीय अपघटन का मतलब हुआ ताप की सहायता से तोड़ना, अपघटन मतलब तोड़ना, तापीय अपघटन मतलब गर्म करके तोड़ना, ठीक है। ये गर्म करने का निशान है, ठीक है। ये त्रिभुज का निशान क्या किसका है, गर्म करने का। तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके तोड़ने के लिए कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया जाता है, तो यहाँ पर उत्प्रेरक हो गया मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। देखो SO2 से SO3 बनाने की संस्पर्श विधि कौन सी विधि है, कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है, मतलब स्पर्श विधि या संस्पर्श विधि या संपर्क विधि, संपर्क भी कॉन्टैक्ट विधि को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें उत्प्रेरक कौन सा होता है, V2O5। कौन सा उत्प्रेरक होता है, V2O5। नाम क्या है, V से वेनेडियम, 5 है तो पेंटाऑक्साइड, क्या नाम है इसका, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो SO2 से SO3 बनाने वाली जो विधि है कॉन्टैक्ट मेथड या संस्पर्श विधि या संपर्क विधि, उसमें उत्प्रेरक कौन सा काम में लिया जाता है, V2O5। इसके बाद में H2SO4 निर्माण की संपर्क विधि। देखो संपर्क विधि मतलब कॉन्टैक्ट विधि, कॉन्टैक्ट मेथड सेम ही होगी, ठीक है। तो इसमें भी उत्प्रेरक कौन सा है, V2O5। इसमें प्लेटिनम चूर्ण भी काम में लिया जाता है, मतलब इसमें ये दोनों ऑप्शन ही सही है, ठीक है। आपको ये याद करने पड़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि। देखो विधियां याद रखनी है। डिकन विधि किसकी है? क्लोरीन गैस बनाने की। हेबर विधि किसकी है? अमोनिया बनाने की। और संपर्क विधि किसकी है? H2SO4 बनाने की और SO3 बनाने की। ठीक है, तो यहां पर डिकन विधि में उत्प्रेरक कौन सा है? CuCl2। इसका नाम क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड। क्या नाम है इसका? क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Cl2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है H2SO4 निर्माण की सीसा कक्ष विधि। देखो पहले H2SO4 निर्माण की एक विधि पढ़ी थी, कॉन्टैक्ट विधि या संपर्क विधि। ठीक है, H2SO4 निर्माण की दूसरी विधि है सीसा कक्ष विधि। हर विधि के अंदर उत्प्रेरक अलग अलग लिया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया उत्प्रेरक होते हैं विशिष्ट, मतलब हर एक अभिक्रिया में विशेष उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हो जाएगा NO। ठीक है, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके बाद में LDC 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो हमने पिछली वीडियो में भी किया था, इस वीडियो में भी देख लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो निम्न में से कौन सा विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है? मैंने बताया था समांगी में सभी की अवस्था समान होती है। किस किस की? अभिकारक की, उत्प्रेरक की और उत्पाद की। सभी की भौतिक अवस्था समांगी में तो समान होती है, पर विषमांगी में एक आधे की अलग होगी। देखो पहली अभिक्रिया, यहाँ पर पहला ये दोनों अभिकारक है, ये उत्पाद है। पहला अभिकारक है वो गैसीय अवस्था में, दूसरा भी गैसीय अवस्था में, उत्पाद भी गैस है, उत्प्रेरक भी गैस है। तो ये तो हो गया समांगी उत्प्रेरक। कौन सा बताना है अपने को? विषमांगी उत्प्रेरक। दूसरा यहाँ पर लिक्विड है, पहला अभिकारक, दूसरा अभिकारक भी लिक्विड है, उत्प्रेरक भी लिक्विड है। लिक्विड का मतलब हो गया द्रव। और उत्पाद पहला एक्वा है, दूसरा एक्वा है। एक्वा का मतलब हो गया जलीय विलयन, जलीय विलयन, क्योंकि एक्वा कहते हैं जल को। ठीक है, तो द्रव और जलीय विलयन। देखो जल खुद भी तो द्रव ही है, मतलब एक्वा आ जाए या लिक्विड आ जाए, दोनों की अवस्था सेम ही होती है। तो यहाँ पर भी सभी की अवस्था समान है, तो ये होगा समांगी उत्प्रेरक। देखो अगला उदाहरण है, यहाँ पर अभिकारक गैसीय अवस्था में है, दूसरा अभिकारक भी गैसीय अवस्था में है, उत्पाद भी गैसीय अवस्था में है, पर उत्प्रेरक गैसीय अवस्था में नहीं है। उत्प्रेरक है ठोस अवस्था में, मतलब सभी की अवस्था समान नहीं है। तो जब सभी की अवस्था समान नहीं है तो कौन सा उत्प्रेरण हो गया? विषमांगी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। विषमांगी उत्प्रेरक की पूछ रखा है और विषमांगी उत्प्रेरक बता दिया। देखो हमने सारे के सारे MCQ कर लिए। अलग अलग अभिक्रिया में अलग अलग उत्प्रेरक होता है। आपको अभिक्रिया याद नहीं रखनी है, आपको केवल और केवल उत्प्रेरक का नाम और सूत्र याद रखना है। पेपर में यही पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नई वीडियो में।